हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। उसमें हमने अप्रोचेस स्टार्ट कर रखी थी और अप्रोचेस में मैंने आपको क्लासिकल अप्रोच में साइंटिफिक मैनेजमेंट कल वाले लेक्चर में कवर अप करवा दिया था। तो आज वाले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एंड ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम। जिसने भी अभी तक साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सबसे पहले तो दिया किसने था? इसको दिया था हेनरी फ्योल जी ने। हेनरी फ्योल ने दिया था और हेनरी फ्योल को इसका फादर भी बोला जाता था। जैसे टेलर को फादर बोला जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ठीक उसी तरीके से हेनरी फ्योल को बोला जाता है किसका फादर? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को ना प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हम अभी इसमें प्रोसेस पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस होगा, क्या उसमें कैसे कैसे मैनेजमेंट करनी है, क्या कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, क्या कुछ फंक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो इस वजह से इसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं। अभी हम ना इसमें फ्यूल की थोड़ी सी ना हिस्ट्री भी देख लेते हैं। जैसे हमने टेलर की देखी थी ना, वैसे ही हम इसमें अभी फ्यूल की थोड़ी हिस्ट्री देखेंगे। वो कौन थे, उन्होंने अपना करियर में क्या कुछ किया, कैसे किया, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। फ्यूल ने अपना करियर स्टार्ट किया था 1860 में। 1860 में एक फ्रेंच की कंपनी थी जिसमें उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ जूनियर इंजीनियर। उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद 18 साल के अंदर अंदर यानी कि 1888 में वो उसी सेम कंपनी के सीईओ बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए। अभी टेलर का जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसको तो 6 साल ही लगे थे सिर्फ और सिर्फ। वो तो खूब तरक्कियों पे थे। उनको तो ना बस 6 साल के अंदर अंदर वो लेबरर से क्या पहुंच गए थे, चीफ इंजीनियर की पोस्ट पे पहुंच गए थे। जो हेनरी फ्योल था, इन्होंने क्या किया था, जूनियर इंजीनियर एज अ ज्वाइन किया और उसी कंपनी के सीईओ बन गए। अभी वो हार्ड वर्किंग तो थे ही थे। जब उन्होंने ज्वाइन किया तो उस कंपनी की हालत ना एकदम ऐसे बेकार थी, एकदम ख़राब उसकी कंडीशन हो रखी थी उस टाइम पे। वो कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। तो हेनरी फ्योल ने अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से ना सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया, बल्कि उसको एक बढ़िया कंपनी में भी कन्वर्ट कर दिया। अभी मेनली ना, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि टेलर ने तो किसके ऊपर फोकस किया था कि हाँ भी हर चीज़ को साइंटिफिक तरीके से करो, हर चीज़ में साइंटिफिक उसको एनालाइज करो, अच्छे से साइंटिफिक सिलेक्शन करो। वेजेस के ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था और लेबर और मैनेजमेंट के बीच में अच्छे रिलेशन होने चाहिए, मिलके दोनों को काम करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बोला था। बेसिकली यहाँ पे फ्योल ने क्या बोला था, फ्योल ने किस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट किया था? इन्होंने मेनली कंसंट्रेट किया था मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट की नॉलेज भी उन्हें कैसे हुई थी, क्योंकि उन्होंने एज अ मैनेजर काम किया था। फ्रांस की बहुत सारी कंपनीज थी, फ्योल ने फ्रांस की बहुत सारी कंपनीज में एज अ मैनेजर काम किया था। तो इस वजह से उनको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई थी, अच्छी खासी तगड़ी नॉलेज होगी मैनेजमेंट की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैनेजमेंट के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे और ये कंक्लूजन निकाला। ये मेनली दो कंक्लूजन निकाले, उसको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। चलिए, उन्होंने जो कंक्लूजन निकाले उसमें उन्होंने दो चीज़ें बोली थी। पहली तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो बाकी अदर डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ होती है उनसे एक डिफरेंट एक्टिविटी है। जितनी भी अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना बिजनेस की, उससे एक डिफरेंट एक्टिविटी है। और एक मैनेजमेंट ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक ऐसी क्वालिटी है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी। अब जैसे आप अभी घर में भी देखो, आपको मैनेजमेंट करनी पड़ती है ना। मतलब जैसे अभी आपको बजट बनाना है, अपना जो मतलब एक बजट में रह के सब कुछ खर्चे वगैरह करने होते हैं, घर में अपना मैनेज करते हैं। पापा मम्मी, अपने दादा जो दादी बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो अपना घर को मैनेज करते हैं। आप अपनी स्टडी मैनेज करते हैं, है ना, आप अपने जॉब करियर स्टडी ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मतलब इवन रिश्तों में भी हमें मैनेजमेंट करनी होती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को मैनेज करेंगे, बैलेंस मेंटेन करेंगे करियर और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में। तो कहीं ना कहीं बेसिकली मैनेजमेंट तो हर जगह चाहिए अपने को। तो फ्योल जी ने यही तो बोला था कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस और नॉन बिजनेस हर एक्टिविटी में, हर चीज़ में हमें मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हो तो बस तरक्कियाँ आपके मतलब आपके पास आ ही जाएंगी, आपको सक्सेस आपको मिल ही जाएगी। उन्होंने ये चीज़ बोली थी। तो अभी बेसिकली जो उन्होंने दो फीचर दिए उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर,
सबसे पहला फीचर में जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला था कि हाँ भी मतलब बिजनेस एक्टिविटी है, मैनेजमेंट भी एक, जो कि बाकी अदर डिफरेंट जो भी एक्टिविटीज़ है उनसे एक डिफरेंट एक्टिविटी है। तो बेसिकली उन्होंने 6 एक्टिविटीज़ बताई थी कि जो मेन मेन एक्टिविटीज़ होती है ना, बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं, वो 6 तरीके की एक्टिविटीज़ होती है और मैनेजमेंट उसी का ही एक पार्ट है। मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है ना, वो उसी का पार्ट है। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, 6 कौन कौन सी, अभी जैसे लेन देन तो करना ही होता है बिजनेस में, है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होगी, लाइक सेल परचेज तो करनी है, वो तो मेन एक्टिविटी होगी अपनी कमर्शियल एक्टिविटी। उसके अलावा टेक्निकल एक्टिविटी होगी, यानी कि अभी मशीनरी वगैरह भी चाहिए होगी, कंप्यूटर ये सब फलाना ढिमकाना। तो ये सब जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं ये भी इंपॉर्टेंट होती है ना, तो ये भी एक एक्टिविटी होती है। पैसों के बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं, पैसों के बिना तो बिज़नेस ही नहीं चलेगा। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी में से आ जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है, अगर कल को माड़ा टाइम आ गया अपना तो कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। तो कहीं न कहीं हमें अपनी एसेट्स, अपनी सिक्योरिटीज़, ये भी सब चीज़ें हमें मैनेज करनी होती हैं। उसके बाद अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ मतलब इन सभी चीज़ों को, पूरे बिज़नेस को हमें रिकॉर्ड भी तो करना है ना, तो ये भी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद आता है मैनेजरियल एक्टिविटी यानी कि मैनेज करना। तो इन सभी एक्टिविटीज़ को, पूरे बिजनेस को हमें मैनेज तो करना होता है। तो मैनेजरियल एक्टिविटी एक डिफरेंट एक्टिविटी है। तो ये टोटल उन्होंने 6 एक्टिविटीज़ दी थी। अभी 6 एक्टिविटीज़ तो उन्होंने दे दी ये वाली, और बोले कि हाँ भी मैनेजमेंट इनमें से एक एक्टिविटी है। तो अभी जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है, दैट इज़ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें फर्दर कई सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, या ये कह लो कि उसके फंक्शंस आ जाते हैं। और इसमें से ना नेट में एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ना इसको ना उल्टा पुल्टा दे दिया था, और इसको हमने एक सीरीज़ में लगाना था। अब एक सीरीज़ में लगाना है, अब जैसे बच्चे वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो गए थे कि कोऑर्डिनेटिंग पहले आएगा या कमांडिंग पहले आएगा, तो इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसको एक सीरीज़ में लगाना था। तो सबसे पहले तो आता है अभी इसमें अपना प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है कि हाँ भी आप सारी चीज़ें प्लान करते हैं, एडवांस में आप प्लान करके चलेंगे भी क्या चीज़ कैसे होनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है। उसके बाद सारे काम को आप अच्छे से डिवाइड कर देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सारे जो भी वर्क होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ना फिर उसमें आप एक कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, यानी कि उसको आप लिंक करते हैं एक दूसरे से, कि हाँ भी एक डिपार्टमेंट का काम खत्म हुआ, फिर उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट का काम शुरू हुआ, दूसरे का ख़त्म हुआ, फिर तीसरे का शुरू हुआ। तो इससे क्या होता है ना कि कोई भी बंदा फ्री भी ना बैठे, और किसी बंदे को का काम जो है वो ओवरलैप ना हो जाए, मतलब वो डबल ना हो जाए काम। तो कहीं ना इसके अंदर क्या होता है कि कोऑर्डिनेटिंग में हम एक कोऑर्डिनेशन बिठा के चलते हैं कि कोई काम डबल भी ना हो और कोई काम रह भी ना जाए। तो हमने सेट वेट तो सारा कर दिया, अभी सारा काम डिवाइड भी कर दिया, उसको सेट भी कर दिया, लिंक भी बिठा दिया, कोऑर्डिनेट भी कर दिया। उसके बाद कमांडिंग आएगी, यानी कि उसके बाद फिर डायरेक्शन दी जाती है सभी पार्टीज़ को कि आपको करना क्या कुछ है। और साथ ही साथ आपको अगर कोई भी मतलब ज़रूरत पड़ती है हेल्प की, तो हम बैठे हैं डायरेक्शन देने के लिए। तो कमांडिंग बाद में आती है और कोऑर्डिनेटिंग पहले आती है। उसके बाद लास्ट में कंट्रोलिंग, ये तो आपको सबको पता ही होगा, ये तो लास्ट में ही आती है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि बस जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हम स्टैंडर्ड से मैच कर लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, जो जो भी कमियां निकलती हैं, डेविएशन निकलते हैं, उसके लिए उसको हम सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो ये अपना कंट्रोलिंग होता है। तो ये अपनी सारी की सारी मैनेजरल एक्टिविटीज़ इस के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो गया अपना फर्स्ट फीचर भी कंप्लीट। अभी चलते हैं सेकंड फीचर पे। तो जैसे मैंने आपको बताया, पहला फीचर तो ये था कि हाँ भी एक्टिविटी है और डिफरेंट एक्टिविटी है। दूसरा फीचर ये था कि जो मैनेजमेंट एक्टिविटी है ना, इसके अंदर ये क्वालिटी होती है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होती है और हर जगह पे चाहिए ही चाहिए होती है। चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलर वे में चाहिए होती है। तो ये अपना हो गया सेकेंड फीचर। अब इसको उन्होंने कैसे क्लैरिफाई किया, उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ना 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। आप सबको पता भी होगा, +1 +2 में भी अपन ने किए थे, है ना। तो इसमें बेसिकली 14 प्रिंसिपल्स और 5 फंक्शंस दिए थे फ्योल ने। और ये बोला था कि जो भी बंदा, जो भी पर्सन इस 14 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, अच्छे से फॉलो करेगा, और इन 5 फंक्शंस को फॉलो करेगा ना मैनेजमेंट के, तो वो श्योरली सक्सीड करेगा ही करेगा। मतलब उसकी कंपनी बढ़िया चलेगी ही चलेगी, उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स और 5 फंक्शंस दिए थे कि कोई भी कंपनी अगर इनको अच्छे से सिमिलर वे में अप्लाई करती है, स्ट्रिक्टली अप्लाई करती है, तो वो सक्सेसफुल होगी। और जो करेगा वो सक्सेसफुल होगा। तो मैनेजमेंट जो होती है वो हर एक किसी को करनी होती है, तो इस वे में वो कर सकते हैं।
वे फंक्शंस तो मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिए पीछे ऑलरेडी, जो 5 फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स हैं 14। आपका ना जो यूनिट नंबर 6 अपना चल रहा है ना, याद है ना अपना कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट नंबर 6 अपना नेट का चल रहा है। और इसके अंदर जो है वो आपका ना सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना? तो उसको मैं डिटेल में यहाँ वहाँ पे करवाऊँगी, ये वाला जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स को और फंक्शंस को डिटेल में। अभी यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर दिया ताकि आप यहाँ से पढ़ सको, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अभी इसका हमने देख लिया, सब हमने कर लिया, ठीक है? सब मतलब एस से साइंटिफिक भी आपने कर लिया, ठीक है? और ए से आपने एडमिनिस्ट्रेटिव भी कर लिया। अभी बी से ब्यूरोक्रेटिव रहता है, वो आप बाद में करेंगे, आज के लेक्चर में करेंगे पर अभी बाद में करेंगे, ठीक है? तो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया था? टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव किसने दिया? हेनरी फ्योल ने, ठीक है? अभी क्या कुछ बोलता है वो भी हमने कर लिया, हिस्ट्री भी पढ़ ली, हेनरी फ्योल ने कौन थे, क्या थे, उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर मेन अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मैनेजमेंट के उन्होंने 2 फीचर बताए, दोनों हमने कर लिए। अभी आते हैं इसकी इवैल्यूएशन पे। अभी इसको हम बैठ के स्टडी करते हैं, इसको इवैल्यूएट करते हैं कि इसके प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे। ये सारे ना इंपॉर्टेंस के वो पॉइंट्स हैं जो बेसिकली फेवर में बोले गए थे। हाँ भी इनको अप्लाई करके, लाइक आपने अप्लाई किए, मैंने अप्लाई किए, तो मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला इस चीज़ से। तो ये सारे वो इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स हैं जिनको अप्लाई करके कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है, बेनिफिट हुआ है लोगों को। तो इसके फेवर वाले पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है? यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। जैसे इसका फीचर था कि हाँ भी मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है, तो ये लोगों ने एक्चुअली में देखा भी कि हाँ भी चलेगा तो है नहीं काम अपना, मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी, चाहे आप घर में हैं चाहे आप बाहर हैं, अपने को हर जगह पे मैनेजमेंट तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे लोगों ने मैनेजमेंट को ना चाहते हुए कैसे भी समझ लो, उन्होंने मैनेजमेंट को अप्लाई किया, मैनेजमेंट किया अपनी कंपनी का, उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स और फंक्शंस ये सब भी अप्लाई किया, तो उनको सक्सेस भी मिली है। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि हाँ भी मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल है। उसके बाद आता है सेकंड जो इम्पोर्टेंस है, ये क्या बोलता है कि मैनेजर्स जो होते हैं ना वो बोर्न नहीं होते हैं। अब जो हेनरी फ्योल है ये कोई जन्मजात, मतलब जब वो पैदा हुए थे तब से वो कोई मैनेजर नहीं थे, है ना? वो क्रिएट उन्होंने खुद को किया एज अ मैनेजर, उन्होंने काम किया इतनी इतनी कंपनीज में एज अ मैनेजर, तब जाके वो एक अच्छे मैनेजर बने, एक अच्छे सीईओ भी बने वो कंपनी के, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया, उन्होंने सीखा। तो कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि हाँ भी जो ना मैनेजर्स होते हैं ना वो क्रिएट किए जाते हैं, वो पैदा नहीं होते हैं। नॉर्मली हर कोई होता है भी, हाँ भी आप चीज़ें सीखते हैं अपनी लाइफ में, है ना? तो वही वाला पॉइंट बोलते हैं। इसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है आपको कि इस वाली लाइन से कि मैनेजर्स आर बोर्न नॉट बोर्न बट क्रिएटेड, ये चीज़ किस थ्योरी में बोली गई थी और किन्होंने बोली थी? दोनों ही वे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है उसके अंदर ये चीज़ बोली गई थी, और किसने दी एडमिनिस्ट्रेटिव? हेनरी फ्योल ने। तो हेनरी फ्योल ने ये चीज़ बोली थी कि हाँ भाई मैनेजर्स जो होते हैं वो बोर्न नहीं होते हैं, उनको क्रिएट किया जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि अथॉरिटी तो आप डेलीगेट कर सकते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अभी मान लो आपको कोई स्कूल में काम मिला है, ठीक है, आप अपना कुछ बिजी हो या ऐसे आपको मूड नहीं है, तो आके आपने क्या किया, घर पे आके अपनी सिस्टर को दे दिया कि हाँ भाई तू मेरा काम कर दे, मेरी प्यारी बहन है ना, मेरा काम कर दे, ठीक है? तो वो उसने बोले चलो ठीक है मैं तो कर देती हूँ काम, तो उसने कर दिया। अभी काम तो कर दिया बट उस काम में उसने ना थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। अब गड़बड़ी कर दी तो अगले दिन आप स्कूल में गए, अभी टीचर ने आपको डांटा, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? आपकी हुई ना। अब वहाँ पे आप मैम को ये थोड़ा ना बोलोगे कि हाँ भी मेरी सिस्टर को बुलाती हूँ मैं, उसको डांट देना, उसने किया था काम, ऐसे थोड़ा ना बोलोगे। मतलब कहने का यहाँ पे आपने अथॉरिटी तो दे दी अपनी सिस्टर को कि हाँ भी मेरी हेल्प कर दे तू, मैं तेरे को अथॉरिटी दे रही हूँ, तू मेरा काम कर दे, बट अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी होगी ना। अगर चाहे काम अच्छा होगा तो भी क्रेडिट आपको मिलेगा, गंदा होगा तो भी आपको ही मतलब उस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं कि इसमें ये चीज़ बोली गई है कि अथॉरिटी तो हम डेलीगेट कर सकते हैं, अगर हमने किसी की कंपनी में हेल्प लेनी है अपन ले सकते हैं, भाई तो तेरे को अथॉरिटी दे रहा हूँ तो मेरा ये काम कर दे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो 6 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये टॉपिक वैसे आपका अलग से मेंशन भी है सिलेबस में, तो वहाँ पे करवा दूंगी, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा बेसिक बता देती हूँ मीनिंग कि स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है ना, कि जैसे एक लीडर है,
मान लो आप लीडर हो तो आपके अंडर जो है वो काम करेंगे, सबऑर्डिनेट्स होंगे आपके, तो वो 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब हेनरी फ्योल जी का ये मानना था कि भी ज़्यादा से ज़्यादा भी हाँ भी एक बंदा है वो चलो मतलब 5-6 बंदों को हैंडल कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, तो ठीक है। उससे ज़्यादा का करेंगे तो खिचड़ी मच जाएगी। तो कहीं न कहीं मतलब जो स्पैन ऑफ कंट्रोल रहता है भी एक टाइम पे मतलब जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, जिनको आप कंट्रोल कर रहे हो, वो 6 होने चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद 1 पर्सन शुड डू ओनली 1 वर्क, ये तो आपको पता ही है कि हाँ भई ये चीज़ ये थ्योरी में बोली भी गई है कि एक पर्सन एक टाइम पे एक ही काम करेगा, नहीं तो खिचड़ी मच जाएगी। अगर आप 4-5 काम इकट्ठा करने बैठते हो तो ऑब्वियसली एक भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा आपका। तो इट्स बेटर कि आप एक टाइम पे एक ही काम करो। तो ये चीज़ है। और ये सारे हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो क्लासिकल अप्रोच होती है ना, क्लासिकल, तो उसके अंदर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार क्या होता है ना, आप ये फीचर्स के मीनिंग तो आप समझ लेते हैं, बट पेपर में क्या आता है कि लाइक मैनेजर्स आर नॉट बोर्न बट क्रिएटेड, ये किस में बोला गया, कौन सी थ्योरी ये बोलती है, आप वो भूल जाते हैं। पढ़ा तो था, इसका मीनिंग तो ध्यान है, पर ये था किस पॉइंट में, आप ये भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। बेसिकली इसमें आपको इस चीज़ से याद रह जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव में मेनली फ्योल था। फ्योल ने मेनली मैनेजमेंट के बारे में बोला था, तो फिर यहाँ से आपको ये पॉइंट्स याद रह सकते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स लगभग लगभग मैनेजमेंट से या उसी चीज़ से रिलेटेड है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से कि अथॉरिटी का क्लियर डिमार्केशन होना चाहिए, यानी कि जो टॉप टू बॉटम जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी पर्सन्स हैं एम्प्लॉयज़ में, उनको सबको क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए अपनी अथॉरिटी। सबको अपने काम पता होने चाहिए, सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। और हर एक एम्प्लॉय को ट्राई करो कि उसको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हो तो वो रिटर्न में बताओ, ठीक है। एक तो क्लियरली उसको डिफाइंड होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होगी, उसको पता होगा कि हाँ भाई ये मेरी अथॉरिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस हिसाब से काम करेगा, ठीक से काम करेगा, है ना। अभी जैसे मान लो अभी घर में होता है भी, हाँ भी फ़ोन ख़राब हो गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपकी। आप ख़राब हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, फ़ोन की। तो कहीं ना कहीं ये होता है ना, घर में अपने को बोलते हैं अभी फ़ोन ख़राब हो गया, तूने किया होगा, और तू ख़राब हो गया, फ़ोन दे कम है ना, फ़ोन नहीं ख़राब किया होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होता है, मतलब मजाक कर रही हूँ इस पॉइंट पे, कि जैसे ना अपने को पता होता है कि हाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपनी ही है, अभी हाँ भी जिम्मेवारी तो अपनी ही है, तो इट्स बेटर कि आप फ़ोन को ध्यान से चला लें, अच्छे से करें, है ना। तो अगर अपने को पता होता है कि अपनी जिम्मेवारी क्या है, तो आप उसको ठीक तरीके से करते हैं, और रिटर्न में पता हो तो फिर तो मतलब अच्छा ही रहता है। कल को एम्प्लॉय मुकर जाए, हाँ भी मेरे को तो ये काम दिया ही नहीं था, तो फिर वहाँ पे पंगा पड़ जाता है। आगे चलते हैं क्रिटिसिज्म पे। क्रिटिसिज्म क्या होता है कि हाँ भी अगेंस्ट में जो पॉइंट्स बोले थे, है ना। अभी क्रिटिसिज्म करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये ऐसे कोई दुश्मनी निकाल रहे होंगे, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने अगेंस्ट में बोल दिया। प्रैक्टिकली ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं है, या प्रैक्टिकली ये ठीक नहीं है क्रिटिसिज्म, स्टिल उन्होंने दिए थे, तो चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहला पॉइंट है कि जो अगेंस्ट में बोलने वाले बंदे थे ना, उन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रडिक्शन है थॉट्स में। अभी फ्योल ने जो थॉट्स दिए हैं उसमें क्या है, वो खुद ही कंफ्यूज थे, खुद ही कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। उन्होंने एक तरीके से ये बात बोली है कि एक पॉइंट पे वो कुछ बोल रहे हैं, एक पॉइंट पे वो कुछ, तो उनके आपस में जो थॉट्स थे ना, उसमें आपस में ही कॉन्ट्रडिक्शन थी, उसमें आपस में ही कन्फ्यूजन और क्लैश था। उसके बाद है प्रिंसिपल्स लिमिटेड स्टडी पे बेस है, ऐसे थोड़े ना होता है। अभी 14-14 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए हैं, इतनी स्टडी करके दिया, आज भी एप्लीकेबल हैं वो प्रिंसिपल्स, आज भी फॉलो होते हैं, अच्छे हैं प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं। और ये लोग बोल रहे हैं लिमिटेड स्टडी पे हैं, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया। और वैसे अच्छी ही स्टडी की होगी उन्होंने, तभी इतने अच्छे प्रिंसिपल्स दिए हैं, बट स्टिल उन्होंने बोला है कि लिमिटेड पे बेस्ड है। फिर उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, कि ये प्रिंसिपल्स है ना, ये मशीन बना देते हैं। अभी ये पॉइंट क्या बोलता है कि हाँ भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा मतलब सारे ही काम अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करने बैठेंगे, तो मशीन ही बनेगी ना ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, हाँ भी हर काम करना है तो पहले प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल को फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी छूट जाती है, तो ये चीज़ है। तो ये इसके अगेंस्ट में पॉइंट्स थे। अभी हम आगे करेंगे ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, अपनी लास्ट अप्रोच है, ये लास्ट थ्योरी है। किसके अंदर लास्ट है, अभी क्लासिकल के अंदर, अभी बाकी की दो बाकी हैं अप्रोचेस। क्लासिकल वाली जो है, क्लासिकल में 3 थी, सब, सब माने एस से साइंटिफिक, वो हमने कर ली। ए से एडमिनिस्ट्रेटिव, वो भी हमने कर ली, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आती है थर्ड, दैट इज़ ब्यूरोक्रेटिक, बी से, उसको हम करेंगे अभी इसी लेक्चर में करवा देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी है, छोटी है और ईजी भी है। चलिए करते हैं। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सबसे पहले तो दी किसने थी,
वो थे मैक्स वेबर, जर्मन सोशल साइंटिस्ट थे। उन्होंने दी थी, क्या दी थी उन्होंने? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है। अभी ये क्या बोलते थे? इनका तो बस एक ही बोलना था सारी राम कथा में, उनका मतलब एक ही चीज़ उन्होंने बोली थी कि कोई भी काम आपने करना है तो उसको हम रूल्स के हिसाब से करेंगे। हर चीज़ के लिए रूल्स बनाओ, हर काम के लिए रूल्स बनाओ, एंड उन रूल्स को स्ट्रिक्टली पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट भी करो, उसको फॉलो भी करो। रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करो और इम्प्लीमेंट भी करो। तो यही मेन चीज़ उन्होंने बोली थी। अगर रूल्स नहीं होंगे तो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। हाँ भी, जो मैनेजर्स लोग हैं मान लो, वो क्या करेंगे, मतलब वो इनकंसिस्टेंस हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो जो है वो आज काम कर लिया थोड़ा, फिर उसके बाद ढील छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके करेंगे, मतलब वो फिर अच्छा नहीं होगा काम, एफिशिएंसी भी नहीं बढ़ेगी, है ना, इनएफिशिएंसी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो क्या बोलते थे कि रूल्स बनाओ और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करो। उसके अलावा जो इन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, फ्योल ने दिए थे जो प्रिंसिपल, वही सेम ही लगभग लगभग प्रिंसिपल्स इनके भी थे। बस मेन इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। चलिए आगे हम चलते हैं फीचर्स पे। फीचर्स पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से मीनिंग क्लियर हो जाएगा ब्यूरोक्रेटिक का। सबसे पहला इसका फीचर था कि प्रॉपर डिवीजन करो वर्क की। प्रॉपर डिवीजन मतलब वही, काम को डिवाइड कर दो, ठीक है। काम को डिवाइड करने के बाद उसको, जो काम है उसको स्पेशलिस्ट को अलॉट कर दो, और हर एक काम जो है उसके एक्सपर्ट को पकड़ा दोगे तो हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होगा। उसके बाद सेकंड फीचर था एक क्लियर हायरार्की होनी चाहिए, किसकी? अथॉरिटी की। जैसे मैंने आपको लास्ट अप्रोच में भी बताया था कि अथॉरिटी जो है, ये वाला पॉइंट लास्ट अप्रोच में भी था, कि जो भी आप काम दे रहे हो, जो भी आप अथॉरिटी है, सबको क्लियरली उनको बता दो कि हाँ भी भाई, तेरी ये अथॉरिटी है, तेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा ये काम है। तो इससे क्या होता है कि हाँ भी, सबऑर्डिनेट्स हैं और जो भी है, मतलब उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। अगर उन्होंने अच्छा किया तो भी हम उनको अप्रिसिएशन दे सकते हैं, अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया तो उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं उनके डिसीजंस के लिए। तो हर एक पर्सन को अपना, जो हर एक सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, सबको अपनी क्लियरली पता होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड फीचर है सिस्टम ऑफ रूल्स। ये मैं आपको ऑलरेडी मीनिंग में बता चुकी हूँ कि मतलब बेसिकली यहाँ पे जो वेबर जी थे, मैक्स वेबर जी थे, वो यही बोलते थे कि कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसके लिए आप क्लियरली रूल्स बनाओ और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो भी करो। उसके बाद आता है फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर क्या बोलता है कि जो लोग हैं उनके बीच में इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी कि कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, बंधु, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आप अपनी प्रोफेशनल प्लेस पे हो और आपके बीच में किसी के साथ भी आप एक प्रॉपर, आप एक इम्पर्सनल रिलेशनशिप रखो, अपना काम से काम मतलब रखो, ऐसा ही होना चाहिए प्रॉपर। तो इससे क्या होता है कि काम भी अच्छे से हो जाता है, और जो इन्होंने ये चीज़ भी बोली थी कि हाँ भी, मतलब जो भी आप दे रहे हो, प्रमोशन दे रहे हो या फिर आप रिवॉर्ड दे रहे हो, तो वो उनकी काम देख के दो। यानी कि अगर वो कॉम्पिटेंट हैं, वो स्किल्ड हैं, वो मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, उनमें एफिशिएंसी है, उनमें कैपेबिलिटी है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं, वो स्किल्ड हैं, अगर वो परफेक्ट है, उनका काम अच्छा है, तो उनको प्रमोशन भी मिलनी चाहिए, उनको रिवॉर्ड भी मिलने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे वो क्या बोलते थे कि अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो उस बेसिस पे उनको मत दो प्रमोशन, आपका कोई दोस्त है तो या उनको कोई रिवॉर्ड देना तो उस बेसिस पे मत दो। इम्पर्सनल रिलेशनशिप होने ही नहीं चाहिए, सॉरी, पर्सनल रिलेशनशिप होने ही नहीं चाहिए, इम्पर्सनल रिलेशनशिप होने चाहिए। और कोई भी पर्सन को आप अप्रिशिएट कर रहे हो तो उसको किस बेसिस पे करो? उसकी काम को देख के करो, ठीक है। उसके बाद हम इसके आते हैं इवैल्यूएशन पे। अब इसका मीनिंग और फीचर्स तो हो गए हैं, अभी लास्ट इसका बचा इवैल्यूएशन। तो इसको हम करते हैं। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बेसिस पे ये बिल्कुल ईजी हैं, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ भी, मतलब प्रॉपर डिवीजन करना है वर्क का। प्रॉपर डिवीजन करेंगे, हर एक काम स्पेशलिस्ट को अलॉट हो जाएगा, तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको इसमें जैसे बताया कि हर काम ना, जो मतलब प्रमोशन है, रिवॉर्ड है, हर काम है, वो उनकी स्किल्स के ऊपर दिया जाएगा, उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर दिया जाएगा कि हाँ भी, अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास, बेचारों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, अच्छा काम उन्हें करना ही पड़ता है ना, रूल्स को फॉलो करो। यही अप्रोच तो यही बोलती है कि हमें प्रॉपरली रूल्स को फॉलो करो। तो रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा और काम भी अच्छा करना ही पड़ेगा, तभी प्रमोशन मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनके अंदर एक एफिशिएंसी भी उनकी इम्प्रूव होती है, और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन आता है, एक रेगुलरिटी आती है उनके काम के अंदर, है ना। मतलब वो एक रेगुलर वे में अच्छे से काम करेंगे, प्रॉपर जो काम उनको दिया गया है वो प्रॉपर वो टाइम टू टाइम करेंगे। रूल्स क्योंकि स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो चाहे डर के बेसिस पे करें, चाहे कैसे भी करें, बट करेंगे, करना ही पड़ेगा उन्हें। तो वो चीज़ है, तो फिर काम
अच्छा हो जाता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो जाता है। उसके अलावा जो है नेक्स्ट जो मेरिट है वो ये बोलती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें थोड़ा ना फीलिंग्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, पर्सनल और सब लोगों को भावी नहीं दिया जाता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन अभी जा भी रहा है, मतलब वो ऑफिस को लीव भी कर रहा है, तो कोई और रख लेंगे, हमें तो एम्प्लॉयज़ चाहिए ना, हमें तो एम्प्लॉयज़ से मतलब है, एम्प्लॉयज़ से मतलब है, कोई और रख लेंगे, वो कर देगा काम, उसको हम सिखा देंगे। तो यहाँ पे मतलब वो वाली चीज़ आपने ना अकाउंटिंग में भी पढ़ी होगी, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, है ना? आपको ध्यान हो तो मतलब बिजनेस चलता रहेगा, कोई आए कोई जाए उससे मतलब नहीं है, अपना बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्लॉय के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है, अटेंशन किसको दी जाती है, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस को दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इतना इशू नहीं आता, कोई रोला ही नहीं पड़ता, कोई पंगा ही नहीं पड़ता है कि हाँ भाई अगर एम्प्लॉय कोई चला गया, कोई रूठ के बैठ गया तो कुछ और हो गया, वो उसको निकाल देंगे, किसी और को रख लेंगे। यहाँ पे उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से मतलब होता है। अभी नेक्स्ट हम इसके आते हैं डीमेरिट्स पे। अभी जैसे हमने मेरिट्स पढ़े तो मेनली आपको पता लग ही गया होगा, डीमेरिट्स लगभग सारे लगभग जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग ही होने वाले हैं। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले तो वही है कि हाँ भी जैसे एम्प्लॉयज़ हैं, मान लो एम्प्लॉयज़ के जो पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं उनको तो कम्प्लीटली इग्नोर ही कर दिया जाता है यहाँ पे, है ना? मतलब उनके पर्सनल जैसे मैंने आपको बताया इसमें जो रिलेशंस हैं पर्सनल, कोई उसको बिल्कुल भी भाव ही नहीं दिया जाता है। तो उनमें थोड़ा ना ऐसा साइकोलॉजिकल वो प्रेशर में रह के काम करते हैं। उसके अलावा इनिशिएटिव लेके क्या ही करेंगे एम्प्लॉयज़ जब उनकी किसी ने सुननी तो है नहीं। तो मतलब वो सोचते थे कि हाँ भी जब सब कुछ हमें हमें मतलब रूल्स के हिसाब से ही करना है, सब कुछ हमें लाइक हमें कोई काम दिया है बस हमें उतना ही वही काम करना है, दैट्स इट। तो कुछ है ही नहीं फ़ायदा इनिशिएटिव लेके, हमारी ऑर्गेनाइजेशन थोड़े ना है, हम तो यहाँ पे बस काम कर रहे हैं, जो हमें दिए हम करेंगे, दैट्स इट। तो वो वैसा ही सोचते थे, तो वो इनिशिएटिव भी नहीं लेते थे और वो चेंजेस को भी अपोज करते थे, जो वर्कर्स थे ना। अभी उनको आदत वैसे पड़ जाती थी कि हाँ भी जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं रूल्स के हिसाब से, सदियों से हम कर ही जा रहे हैं, तो हम वैसे ही करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं पसंद करते थे, ऐसा नहीं कि हर दूसरे तो चौथे दिन जो है वो चेंज ला दिया जाए और वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो वो वैसे में ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं कर पाते थे, ठीक है। उसके अलावा जो है पेपर फॉर्मेलिटी बढ़ जाती थी, पेपर फॉर्मेलिटी इंक्रीज़ हो गई। अब जैसे मान लो कोई कम्युनिकेशन करना है अपने को, किसी को मैसेज देना है, एक हायर अथॉरिटी पे हेड है, मैनेजर है, उसको लोअर पे देना है, तो प्रॉपर ना एक छोटा सा भी मैसेज अगर उसे देना है ना तो भी वो प्रॉपर जो है वो एक चैनल के थ्रू जाएगा वो मैसेज, प्रॉपर एक जो चैनल बना होता है उसके थ्रू जाएगा। बॉटम टू टॉप भी जाना है तो वो भी वैसे जाएगा, है ना? तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज़ भी है तो वो भी वैसे जाएगी, तो डिले होगा काम में। पेपर फॉर्मेलिटीज़ धक्के से बढ़ जाती हैं क्योंकि इतना सारा भी काम हो जाता है, सारा का सारा रूल्स के हिसाब से होता है, तो पेपर फॉर्मेलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। उसके अलावा फॉर्मेलिटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोला जाता है कि फ़ॉलो करना है हमें, है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक फॉर्मेलिटीज़ प्रॉपर एक फॉर्मल सिस्टम यहाँ पे फ़ॉलो किया जाता है, तो रेड टेपिज़्म भी बढ़ जाता है। अभी ये हो गया आपके डीमेरिट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद एट लास्ट कंक्लूजन में यही चीज़ बोली गई है कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट जो होती है ना वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकती है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे चेंजेस या तो हो कम, या तो हो कम हो चेंजेस, या फिर ऐसे चेंजेस हों जो हमें पहले से ही पता लग जाए, लाइक 6 महीने बाद हमने कोई चेंज करना है, वो हमें आज ही हमने क्या कर लिया, उसको एंटिसिपेट कर लिया चेंजेस को। तो कहीं न कहीं हम अपने एम्प्लॉइज़ को पहले से मेंटली प्रिपेयर कर देंगे भी भाई 6 महीने बाद ये चेंज करना है तो अभी से धीरे-धीरे स्टार्ट कर दो, तो वो धीरे-धीरे कर लेंगे, है ना? तो जहाँ पे हम चेंजेस को एंटिसिपेट कर पाते हैं या फिर जहाँ पे चेंजेस बहुत ही ज़्यादा स्लोली होते हैं या कम ही होते हैं, तो वहाँ पे तो ब्यूरोक्रेटिक चल जाएगी, वहाँ पे तो हम अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसी जगह जो एक डायनेमिक है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हर मतलब लाइक 10-15 दिन में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में उस केस में हम ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को अप्लाई नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फिर अगर उसको हमने अडॉप्ट कर लिया, एक फ्लेक्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ब्यूरोक्रेटिक अप्लाई करने बैठोगे तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट रहेंगे, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। जितने में वो एक चेंज को एक्सेप्ट करेंगे उतने में तो दूसरा चेंज आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी ढंग से काम नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी नहीं, फ़ायदा है नहीं कुछ। तो वहाँ पे हम नहीं कर सकते, ठीक है।
तो ये आपका हो गया पूरा टॉपिक। कौन सा टॉपिक पूरा हो गया? एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसके अंडर आती हैं? क्लासिकल अप्रोच के अंडर आती हैं। तो फाइनली हमारा यहाँ पे अप्रोचेस का एक पार्ट कवर हो गया है, क्लासिकल अप्रोच, जिसके अंदर मैंने आपको साइंटिफिक लास्ट में करवा दिया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस लेक्चर में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक कर लिया, बाकी के अप्रोचेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो, सब कुछ समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।